अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने प्राइसिंग को डिस्कस किया और जिसके अंदर हमने वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग एंड कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग के बारे में बात की। आज की वीडियो में हम प्राइसिंग को ही कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि और कौन से फैक्टर्स होते हैं जो प्राइसिंग के दौरान अंडर कंसिडरेशन आते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे हमने डिस्कस किया था, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर इज कंपटीशन। कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि कॉम्पिटिटर की स्ट्रेटजीज क्या है, कॉम्पिटिटर की कॉस्ट क्या है, कॉम्पिटिटर क्या प्राइस मार्केट में ऑफर कर रहा है और लोग उसकी प्राइस को कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। लेट्स से मेरा कॉम्पिटिटर अगर 10 रुपए की चीज़ बना के मार्केट में बेच रहा है और लोग उसको बहुत खुशी से खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उस 10 रुपए जो है वो कस्टमर की वैल्यू से मैच कर रहे हैं। फिर सेकेंडली मुझे देखना है कि वो 10 रुपये में क्या क्या ऑफर कर रहा है, एंड देन आई एम गोइंग टू कंपेयर कि मैं उस 10 रुपये में उससे ज़्यादा चीज़ें ऑफर कर रहा हूँ या उससे कम चीज़ें ऑफर कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं कि बहुत सारी ब्रांड्स होती हैं। लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ सैमसंग। सैमसंग मोबाइल फोन में बहुत सारे फीचर्स ऑफर करता है और उसको एक डिफरेंट रिस्पॉन्स मिलता है कस्टमर का। और उसी तरीके से उससे मिलते जुलते फीचर्स हवावे कंपनी उससे कुछ कम प्राइस में ऑफर कर रही होती है, सम केसेस में उससे ज़्यादा प्राइस में ऑफर कर रही होती है। तो कस्टमर ये देखता है कि कौन सी कंपनी क्या फीचर्स, क्या वैल्यू, किस प्राइस पे ऑफर कर रही है। तो अगर सैमसंग का कंपटीशन हवावे से है तो सैमसंग को कंसिडर करना पड़ेगा कि हवावे एक प्राइस में क्या क्या फीचर्स दे रहा है और कस्टमर क्या समझते हैं, सैमसंग के कस्टमर क्या समझते हैं कि हवावे की फीचर्स या हवावे की वैल्यू सैमसंग से ज़्यादा है या सैमसंग से कम है। अगर कस्टमर ये समझते हैं कि हवावे ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है तो सैमसंग को हवावे से कम प्राइस रखनी पड़ेगी। और अगर कस्टमर ये समझते हैं कि सैमसंग की वैल्यू के मुकाबले में हवावे की वैल्यू कम है तो फिर सैमसंग हवावे से ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकता है। जैसे अनदर एग्जांपल लें हम, हमारे पास एक Xiaomi मोबाइल फ़ोन कंपनी है जो मोबाइल फ़ोन बनाती है और काफ़ी वैल्यू ओरिएंटेड, गुड वैल्यू ओरिएंटेड मोबाइल फ़ोन की प्राइसिंग ऑफर करती है। सैमसंग की प्राइसेस जनरली Xiaomi के मोबाइल फ़ोन से ज़्यादा हाई होती है। उसकी वजह ये है कि एज अ कस्टमर हम लोग समझते हैं कि सैमसंग की क्वालिटी हायर है, सैमसंग के फीचर्स ज़्यादा वैल्यूएबल है। दैट इज़ वाई सैमसंग इज एबल टू चार्ज हायर प्राइस। Xiaomi जो कि बहुत अच्छे फीचर्स देता है बट वो सैमसंग से ज़्यादा प्राइस चार्ज नहीं करता, उसकी प्राइस वो सैमसंग से कम ही रखता है। क्योंकि जो Xiaomi के कस्टमर है वो ये परसीव करते हैं कि Xiaomi जो वैल्यू दे रहा है बहुत अच्छी वैल्यू दे रहा है बट वो वैल्यू सैमसंग से कम है, तो दे हैव टू चार्ज लोअर इन कंपैरिजन टू सैमसंग। अगर आपकी ऑफरिंग सिमिलर हो, जैसे इन केस ऑफ पेप्सी एंड कोक, दोनों की प्रोडक्ट में कोई खास फर्क नहीं है, तो फिर दोनों को प्राइसिंग रखते हुए देखना पड़ता है कि दूसरा क्या प्राइस ऑफर कर रहा है। कितनी दफ़ा आपने देखा है कि जब पेप्सी अपनी प्राइस कम करता है तो कोक भी अपनी प्राइस कम कर देता है, जब कोक अपनी प्राइस कम करता है तो पेप्सी भी अपनी प्राइस कम कर देता है। बिकॉज ये कंपनी समझती है कि इनके कस्टमर के नज़दीक दोनों सिमिलर वैल्यू ऑफर कर रहे होते हैं, तो इनको अपनी प्राइस भी सिमिलर रखनी पड़ती है। तो इस तरीके से कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग सेट होती है एंड कंपटीशन अफेक्ट करता है आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज को। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि प्राइसिंग के फैसले कौन लेता है, कौन डिसाइड करता है। तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में डिफरेंट लेवल पे प्राइसिंग सेट होती है। अमूमन जो छोटे बिजनेसेस होते हैं उनके अंदर जो बिजनेस के मालिक होते हैं वही प्राइसिंग सेट कर रहे होते हैं, और जो ज़रा लार्ज स्केल कंपनीज होती हैं उनमें मैनेजर्स, मार्केटिंग मैनेजर्स प्रपोज करते हैं प्राइसिंग को और सीनियर एग्जेक्टिव्स उसके अप्रूवल देते हैं। और कुछ कंपनीज में जहाँ पे आपकी मोनोपोली होती है या जहाँ पर कस्टमर इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है या जहाँ स्केल बहुत लार्ज होता है, वहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवीन करती है और रेगुलेटरी इदारे इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं आपकी प्राइसिंग को। जैसे आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक है तो उसकी प्राइसिंग को इन्फ्लुएंस करता है नेपरा। इसी तरह सुई गैस कंपनीज हैं
उनकी प्राइसिंग को और पेट्रोल की प्राइसेस को ओगरा ऑर्गेनाइजेशन है हमारी गवर्नमेंट की, वो इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। फिर एक बहुत अहम फैक्टर जो प्राइसिंग के लिए हमें देखना पड़ता है, दैट इज मार्केट एंड डिमांड। बिफोर सेटिंग प्राइस द मार्केटर मस्ट अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट। अच्छा, बहुत सारी प्रोडक्ट्स में होता ये है कि जब प्राइस चेंज होती है तो डिमांड में भी तब्दीली आती है, और कुछ प्रोडक्ट्स के अंदर प्राइस चेंज होने से ज़्यादा तब्दीली आती है, कुछ प्रोडक्ट्स में प्राइस चेंज होने से कम तब्दीली आती है। फॉर एग्जांपल आप देखें, अगर आप रोटी खाते हैं, दिन में 3 रोटियां खाते हैं और आटा महंगा हो गया, तो आप तब भी शायद 3 रोटियां ही खाएं या 2.5 रोटियां कर दें, कोई बहुत फर्क नहीं आएगा। और अगर आटा सस्ता हो गया तब भी आप शायद 3 से 3.5 रोटियां कर दें, मगर ऐसा नहीं होगा कि आप आटा सस्ता होने पे 6 रोटियां खाना शुरू कर दें। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्राइस चेंज होने से प्रोडक्ट पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आ रहा। एक दूसरे सिनेरियो में, अगर चॉकलेट आप खा रहे हैं और चॉकलेट की आप प्राइस चेंज हो जाती है, तो बहुत से लोग ठीक ठाक चॉकलेट कंज्यूम करना कम कर देंगे, और चॉकलेट सस्ती हो जाती है बहुत, तो बहुत से लोगों का चॉकलेट का कंजम्पशन काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। तो हमने क्या देखा कि एक जगह पर प्राइस चेंज होने से इतना फर्क प्रोडक्ट पे नहीं पड़ा, दूसरी जगह पे प्राइस चेंज होने से प्रोडक्ट पे ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। इसका दारोमदार बहुत सारे फैक्टर्स पे होता है। प्योर कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड प्योर मोनोपोली। ये डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्पिटिशन्स हैं। इनकी डिटेल में मैं इस वक्त नहीं जाऊंगा, आपको ब्रीफली बताऊंगा। इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियोस रेफर कर सकते हैं इसके लिए। प्योर कंपटीशन को हम परफेक्ट कंपटीशन भी कहते हैं, जहाँ पर प्रोडक्ट्स बिल्कुल सिमिलर होती हैं, एक दूसरे से बिल्कुल सेम होती हैं। जैसे हमारी कमोडिटीज़ हैं, सब्जियां हैं, मीट है, जो ओपन मार्केट में मिल रही होती हैं। तो यहाँ पर प्राइसिंग सेट करने में आपके पास बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं होता है। जो एक बड़ा खेपिया मार्केट का प्राइस फ्लोट करता है, या आपने देखा होगा कि डीसी रेट्स भी आ रहे, डिप्टी कमीशन रेट्स आ रहे होते हैं, गवर्नमेंट इंटरवीन कर रही होती है, तो उन्हीं रेट्स को सबको फॉलो करना पड़ता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वहाँ होता है जहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होती है, एंड जब डिफरेंशिएशन होती है तो डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंगली प्राइस चार्ज हो सकती है। और लेगोपॉलिस्टिक कंपटीशन वो कंपटीशन होता है जहाँ पे लार्ज स्केल कंपनीज होती हैं एंड कम कंपटीशन होता है, कम सेलर्स होते हैं। इनकी प्रोडक्ट के अंदर भी सिमिलैरिटीज होती हैं। जब सिमिलैरिटीज होती हैं तो फिर प्राइसेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। पेप्सी एंड कोक की एग्जांपल हमने डिस्कस की। प्योर मोनोपोली का मतलब है कि एक ही सेलर है और बहुत सारे बायर्स हैं। जैसे इन केस ऑफ के इलेक्ट्रिक हमारे यहाँ है, स्वी गैस हमारे यहाँ है। तो ऐसी सिचुएशन में जनरली गवर्नमेंट के इदारे इंटरवीन कर रहे होते हैं और वो प्राइसेस को कंट्रोल कर रहे होते हैं, ताकि कंज्यूमर इंटरेस्ट को नुकसान ना हो। अदरवाइज मोनोपोली की सिचुएशन में जब आपका कोई कंपटीशन नहीं है और अगर गवर्नमेंट इंटरवीन ना करे, तो आप अपनी मर्जी की प्राइस चार्ज करके अपनी मर्जी का मुनाफा कमा सकते हैं। बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। मोनोपोली को डिस्करेज किया जाता है और जो अथॉरिटीज़ होती हैं वो इंटरवीन करती हैं ताकि कंज्यूमर को नुकसान ना पहुंचे। अच्छा, हम जो बात कर रहे थे प्राइस, एक जगह पर प्राइस चेंज होने से ज़्यादा इम्पैक्ट आता है और दूसरी जगह पे प्राइस चेंज होने से कम इम्पैक्ट आता है। दैट कैन बी इजीली रिप्रेजेंटेड थ्रू डिमांड कर्व। डिमांड कर्व कहता है कि डिमांड एंड प्राइस के अंदर इनवर्स रिलेशनशिप है। मतलब ये बात तय है कि जब भी प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड मीन्स उसकी तलब कम हो जाएगी, और जब भी प्राइस कम होगी तो तलब बढ़ेगी। अब ये प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली डिसाइड होगा कि उसकी तलब में कितना ज़्यादा फर्क आता है। तो हमारे पास दो सिचुएशन होती हैं, इन इलास्टिक डिमांड एंड इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक मीन्स वो डिमांड जिसमें खिंचाव कम है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी आटे की, उसके अंदर खिंचाव कम है, प्राइस चेंज होने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा डिमांड में। और इलास्टिक डिमांड जिसमें खिंचाव ज़्यादा है, जैसे मैंने आपको चॉकलेट की एग्जांपल दी थी कि प्राइस चेंज होने से ज़्यादा फर्क आ सकता है डिमांड में। अभी जो हमारे सामने डिमांड कर्व है उनको थोड़ा सा समझे, तो सबसे पहले हम इन इलास्टिक डिमांड की कर्व की बात करते हैं, जो हमारे लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रहा होगा इस वक्त।
Okay, let's first discuss the demand curve of inelastic product. Let's say this is the demand curve of inelastic product. हमारे पास यहाँ स्केल पे quantities आ गई and over here we have price. Let's say quantity 0 over here, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. And price में हम ये कहते हैं कि this is 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये एंड 5 रुपये. लेट्स से हमारी प्राइस 2 रुपये है और हम उसमें 4 यूनिट खरीदते हैं और फिर हम कहते हैं कि प्राइस बढ़ गई. जब प्राइस बढ़ेगी हमें पता है इन्वर्स रिलेशनशिप है, हमारी डिमांड कम हो जाएगी और डिमांड हमारी 3 रुपये पे जा रही है. तो दैट मीन्स कि हमारा कर्व जो हम बनाए तो दैट इज वेरी स्ट्रेट. दिस इज इन इलास्टिक डिमांड. इसी के कंपैरिजन में अगर हम इलास्टिक डिमांड का कर्व बनाए तो वो देखते हैं क्या होता है इसके अंदर. Okay, we are making another curve and again quantity over here, price over here, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 1, 2, 3, 4, 5. अच्छा, अब इलास्टिक के सिनेरियो में क्या होगा. लेट्स से हमारी 2 रुपए की यूनिट प्राइस है और उसमें डिमांड हमारी 5 है और हमारी डिमांड लेट्स से प्राइस हमारी 4 हो गई. 4 रुपये हो जाएगी तो हमारी डिमांड 1 यूनिट पे आ गई. अब हम अपना अगर कर्व बनाए तो वी कैन सी कि हमारा कर्व जो है बहुत फ्लैट बना है. तो पिछले सिनेरियो में क्या हुआ था कि विथ चेंज इन प्राइस, जब प्राइस बढ़ी तो डिमांड थोड़ी सी कम हुई, क्वांटिटी की जो डिमांड थी वो थोड़ी सी कम हुई. बट जहां पर डिमांड ज़्यादा इलास्टिक है वहां पर क्या हो रहा है कि जब प्राइस में इजाफा हो रहा है 2 यूनिट से तो डिमांड के अंदर ऑलमोस्ट 4 यूनिट कम हो रहे हैं. डिमांड ज़्यादा तेज़ी से कम हो रही है. दैट इज इलास्टिक डिमांड. जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको दी कि चॉकलेट की डिमांड इट इज़ मोर लाइकली कि वो इलास्टिक होगी और आटे की डिमांड इनइलास्टिक होगी. जनरली जो हमारी नेसेसिटीज़ होती हैं उनकी डिमांड इनइलास्टिक होती है और जो हमारी लग्जरी प्रोडक्ट्स होती हैं या जो इतनी ज़रूरी चीज़ें नहीं होती उनकी डिमांड इलास्टिक होती है. तो प्राइस इलास्टिसिटी ये बताती है कि प्राइस चेंज होने से डिमांड में कितना फर्क आएगा. इन इलास्टिक एंड इलास्टिक डिमांड को हमने अभी डिस्कस किया है. तो ये देखना पड़ता है कि अगर हमारी प्रोडक्ट की डिमांड इन इलास्टिक है तो प्राइस चेंज करना ज़्यादा आसान है. बट ऐसे सिनेरियो में जहाँ पर डिमांड इलास्टिक है, प्राइस सेंसिटिविटी ज़्यादा है या प्राइस इलास्टिसिटी ज़्यादा है, वहाँ पे प्राइस चेंज करते हुए मार्केटर को ज़्यादा सोचना पड़ता है क्योंकि ज़रा सी प्राइस इंक्रीज करने से डिमांड काफ़ी ज़्यादा गिर सकती है. सिमिलरली ज़रा सी प्राइस कम करने से काफ़ी ज़्यादा डिमांड इंक्रीज भी हो सकती है. अदर फैक्टर जो प्राइसिंग में कंसिडर होते हैं दैट आर इकोनॉमिक कंडीशंस, कि उस वक्त मुल्क के हालात क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है. जैसे हमने बात की थी रिसेशन की. रिसेशन में लोगों के वॉलेट साइज श्रिंक हो जाते हैं तो लोग उतना पैसा खर्च नहीं करना चाहते. ऐसे मौक़ों पे महंगी चीज़ों की तलब कम हो जाएगी. फिर रीसेलर्स का रिस्पॉन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइसिंग को लेके. रीसेलर क्या होते हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं. आप लोग मार्केटिंग एनवायरनमेंट का लेक्चर रेफर कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड रीसेलर्स. रीसेलर्स होते हैं हमारे दुकानदार और ये भी प्राइस से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल रीसेलर रिजेक्ट कर सकता है कि जो आप प्राइस चार्ज कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा है और उस प्राइस पे अगर रीसेलर तैयार ना हो आपकी प्रोडक्ट बेचने का तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है. तो रिसेलर की बात भी बहुत दफ़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. आपको रिसेलर के अकॉर्डिंगली भी अपनी प्राइसिंग को देखना पड़ता है. फिर गवर्नमेंट, जैसे मैं आपको बताया था, गवर्नमेंट इदारे जो हैं वो इंटरवीन करते हैं. उगरा है, नेपरा है, बहुत से जगहों पे इंटरवीन कर रहे होते हैं. डिप्टी कमिश्नर के रेट्स आते हैं आपकी डेली वेजिटेबल्स के और मीट प्रोडक्ट्स के ताकि कंज्यूमर इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो सके.
एंड सोशल कंसर्न, सोसाइटी में क्या हालात हैं, सोशल क्या हालात हैं, इन चीज़ों को देखते हुए भी हमें प्राइसिंग का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया था कि वी आर इन एरा ऑफ सोशल मार्केटिंग। तो हम किसी ऐसे इलाके में जहाँ पे गुर्बत हो या जहाँ पर आ, लोगों के पास ज़्यादा पैसे ना हो, परचेजिंग पावर ज़्यादा ना हो, ऐसे एरिया में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करना सोसाइटी के लिए नुकसानदेह हो सकता है। लोग अट्रैक्ट होकर शायद चीज़ें खरीद लें, बट उनके पूरे बजट डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो मार्केटर को ये भी ख्याल करना चाहिए कि वो ऐसी सोसाइटी में जहाँ पे लोगों की परचेजिंग पावर कम हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स को लॉन्च ना करें। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स इट। ये आज हमारा प्राइसिंग का लेक्चर था। आई होप कि चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल होंगी, वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगेन हमेशा की तरह मैं आपसे कहूँगा, अगर कोई क्वेश्चंस हो, कोई कमेंट्स हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक दे सकते हैं। आई विल ट्राई कि मैं आपकी क्यूरीज को आंसर करूँ और आने वाले लेक्चर्स को इम्प्रूव करूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।